हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में जो है हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जियोग्राफी के प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इस बार फाइनल एग्जाम 2026 में देने जा रहे हो तो बच्चों इन क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को एक बार आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में प्यारे बच्चों बहुत सारे प्रश्न जो है ना यहाँ से सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो आप अच्छे से इन क्लास को देखकर इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि बच्चों जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास क्लास का पहुंच पाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप जो है ना इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर पहला नंबर, ठीक है। और पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। चलिए लगाइएगा आंसर प्यारे बच्चों, और लास्ट में बताना है कितना प्रश्न आप सही भी कर पाए हो इस क्लास में, ठीक है। और गिनती करते चलिएगा कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। बताइए कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका सही जवाब हो जाएंगे टेलर, ठीक है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी लगा रहे हो तो सही जवाब है टेलर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न दिए गए हैं 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए आंसर लगाइए कि नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप लगाओगे प्यारे बच्चों ग्रिप्तक्स टेलर किए थे, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रख लेंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न दिया गया 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर बताइएगा बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आप क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर आप आंसर लगाएंगे मात्रणात्मक क्रांति जो है सर जी ये क्या है, तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आप लोगों से 4th नंबर, और क्वेश्चन है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को बच्चों महत्वपूर्ण माना गया है। बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में बच्चों ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। बताइएगा कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लगाएंगे, आप बताओगे बच्चों प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी लगाएंगे, दोनों हो जाएंगे बच्चों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की निम्न पुस्तकों में से कौन हबोल्ट द्वारा लिखित है। चलिए बताइएगा निम्न पुस्तकों में से कौन है बच्चों जो कि हबोल्ट के द्वारा लिखित है। तो यहाँ पर हो जाएंगे कौन से, कासमास, ठीक है। कासमास बिल्कुल सही जवाब है, कासमास ही हो जाएंगे, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बताइए। तो यहाँ पर मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो कौन होगा, समुद्र विज्ञान क्या है, ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों 7th नंबर क्वेश्चन है कि फेवरे जो है ना ये संबंधित है। बताइएगा फेवरे किससे संबंधित है बच्चों। तो याद रख लीजिएगा फेवरे जो है बच्चों ये संबंधित हो जाएंगे आपके किससे, तो संभववाद से, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब है, संभववाद से है, याद रखिएगा। और अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आता है क्या, तो 8 नंबर क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है बच्चों। तो याद रखिएगा मानव भूगोल का संस्थापक जो है बच्चों ये कहे जाते हैं रेट जेल को, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, रेट जेल को कहे जाते हैं। और अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है मात्रणात्मक क्रांति का संबंध है। बताइए तो मात्रणात्मक क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे बच्चों मात्रणात्मक क्रांति ये भौतिक भूगोल से होगा, ठीक है, याद रखिएगा भौतिक भूगोल से हो जाएंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका क्या, तो बी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन बी के यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। यहाँ पर आप दोनों लगाए हैं, गलत है आपका, सिर्फ भौतिक भूगोल लगाइए। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि बच्चों सर्वाधिक है। चलिए बताइएगा आप लोग
कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो आप बताओगे सर जी एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? बताइए तो किस वर्ष मानव की जो जनसंख्या ये 6 अरब हो गई थी? तो आप बताओगे प्यारे बच्चों कि 1999 में ही क्या है तो 6 अरब हो गई थी। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेंगे। और अभी 2025 तक प्यारे बच्चों कितना हो गया होगा आप अंदाजा लगा सकते हो प्यारे बच्चों कितना होगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों का मसाई क्या है? बताइएगा आप लोग यहाँ पे मसाई क्या होगा? तो मसाई जो है ये एक जनजाति है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा जनजाति है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों से, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग। और प्यारे बच्चों आपको ये सभी जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं ये सभी सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर गेसिंग क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हो जो प्यारे बच्चों सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप उसको भी लेकर हमसे पढ़ सकते हो, ठीक है। उसका प्यारे बच्चों आपको जो नोट्स मिल जाएंगे आप लोग इस नंबर पे एसएमएस करके नोट्स ले सकते हो, ठीक है। 962 18 834 इस नंबर पे आप लोग एसएमएस कर दीजिएगा क्लास करके, और व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा और बोलिएगा कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। नोट्स चाहिए आपको प्यारे बच्चों, इसमें सब्जेक्टिव पहले दिए जाएंगे और उसके बाद आपको नीचे जो है ना जस्ट उसके नीचे भी आपको ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे, थोड़ा क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का जो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सब्जेक्टिव के साथ थोड़ा ऑब्जेक्टिव मेरे तरफ से आप सभी के लिए रहेंगे, तो आप सभी लोग लेकर पढ़ सकते हो। लेकिन सब्जेक्टिव बिल्कुल गेसिंग के आगे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जिसको पढ़ के आप सीधे अपने फाइनल एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाओगे। तो अगर आप इसको भी लेना चाहते हो तो इस नंबर पर एसएमएस करके बोलिएगा कि सर हमें नोट्स चाहिए, और आपको थोड़ा सा इसका पेमेंट लगेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको आपको पैसा लगेंगे, थोड़ा सा ही बिल्कुल, और आप सभी लोग लेकर इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोग ले लीजिएगा जो भी प्यारे बच्चों पढ़ रहे हो आप सभी लोग, ठीक है। चलिए और बताएंगे कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो आप याद रख लीजिएगा कौन नहीं है, आवास नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है बच्चों, आवास हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों से 40 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, दक्षिण पूर्वी एशिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का, यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघन जनसंख्या वाला है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघन जनसंख्या वाला है बच्चों? तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। चलिए बताइएगा जनसंख्या वृद्धि दर जो है बच्चों ये सर्वाधिक हो जाएंगे कहाँ पर? तो अफ्रीका में जो है बच्चों जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला बच्चों यहाँ पे क्षेत्र है? बताइए तो निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो याद रखेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन आपका डी बच्चों सही जवाब है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है विश्व के संघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र बच्चों सम्मिलित नहीं है? तो विश्व के संघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो बच्चों आप याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला यहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो विश्व के किस देश की जनसंख्या जो है ना सर्वाधिक हो जाएंगे? तो आप याद रखिएगा चीन की जनसंख्या आपको पता ही है कि सर्वाधिक है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। लेकिन कुछ बच्चे हमें कमेंट करेंगे कि सर जी भारत हो चुका है। तो प्यारे बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत हो चुका है, ठीक है, हम ये जान रहे हैं और आपको भी बता दे रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तब भारत लगाइए, सॉरी चीन लगाइएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन भारत जो है ना ये भारत प्यारे बच्चों कब है, ठीक है, तो सॉरी बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, तो ये चीन है बच्चों पहले नंबर पर भी, ठीक है, याद रखेंगे। और ये अभी भारत जो है ना ये संयुक्त राष्ट्र कोष के द्वारा बताई जा रही है कि भारत आ चुका है, लेकिन अभी हमारा जनगणना तो हुआ नहीं है, अब जनगणना होगा उसके बाद ही ना डाटा आएगा। तो अभी अभी आपसे जब भी पूछेगा ये भी पूछेगा कि
पहले नंबर पर कौन है तो आप चीन ही लगाइएगा, ठीक, क्योंकि अभी बच्चों जनगणना हुआ ही नहीं है, तो 2026 में जब एग्जाम होगा तो कहाँ से पूछ देगा, ठीक है, तो आप इसको कंफ्यूज ना होइएगा, चीन ही लगाइएगा आएगा तो, ठीक है, गलत ना कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति जो है ना निवास करती है। तो कलहारी मरुस्थल में बच्चों याद रखिएगा बुशमैन जो है ना निवास करती है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग जो है बच्चों एशिया में निवास करती है। तो विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है, 60%, ठीक है, ऑप्शन बी कीजिएगा, 60% निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील वायु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो बच्चों आप याद रखिएगा ये करते हैं 15 से 59, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है 15 से 59। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0-6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात जो है ना निम्नतम है। तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा ये हरियाणा में है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। कहाँ पर है तो हरियाणा में है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। बताइए कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है। तो आप बताएंगे पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, ठीक है, आयु पिरामिड का अगर जब भी पूछे तो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से लगा दीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात जो है ना बच्चों सर्वाधिक है। तो निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक हो जाएंगे। तो याद रखिएगा लैटविया का है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लैटविया होगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। तो निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। तो आप प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये माने गए हैं आपके भूटान को, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है आपके भूटान हो जाएंगे, याद रखेंगे। और अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम यहाँ पे संकेत है। तो निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत हो जाएंगे। तो गुण में धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब है, गुण में धनात्मक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि जो है ना उच्चतम हो जाएंगे। तो आप याद रख लीजिएगा बच्चों नॉर्वे का होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, नॉर्वे के हो जाएंगे। आप सभी लोग इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि डॉक्टर महबूब उल हक जो ये मूल निवासी थे। तो डॉक्टर महबूब उल हक जो है ये मूल निवासी थे कहाँ के, पाकिस्तान के, ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी सही जवाब है, पाकिस्तान के हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। तो निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है बच्चों। तो याद रखिएगा डॉक्टर महबूब उल हक किए हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, डॉक्टर महबूब उल हक किए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर कौन है जो कि बच्चों एक रेशेदार फसल नहीं है। तो कॉफी, कॉफी क्या है तो ये रेशेदार फसल नहीं है, याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो आप याद रखिएगा ये नमक हो जाएंगे, जो कि क्या है तो कृषि के द्वारा थोड़ी ना उत्पाद होता है, ये समुद्र से होते हैं। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे खाद्य फसल है। बताइएगा निम्नलिखित में से यहाँ पर बच्चों कौन सी है जो कि एक खाद्य फसल है। तो याद रखिएगा खाद्य फसल पूछा है तो मक्का होगा, ठीक है, मक्का जो ये खाद्य फसल है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो आप याद रखिएगा बच्चों ये प्राथमिक हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, प्राथमिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो हम सभी लोग आदम निर्वाह कृषि को कहते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है बच्चों, आदिम निर्वाह कृषि को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है फूलों की कृषि कहलाती है। चलिए बताइएगा फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो फूलों की कृषि जो है बच्चों ये तो क्या है, फ्लोरिकल्चर, या जिसको पुष्प उत्पादन भी आप बोल सकते हो, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगर फ्लोरिकल्चर दिया रहे तो फ्लोरिकल्चर रहेगा, नहीं तो पुष्प उत्पादन रहेगा, ठीक है, एक ही दिया रहेगा इन दोनों में।
आगे देखेंगे प्रश्न है प्यारे बच्चों आप लोगों से, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो रबर किस प्रकार की कृषि की उपज हो जाएंगे बच्चों, तो याद रख लीजिएगा रोपण कृषि के, ठीक है, रोपण कृषि के है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप बताना है बच्चों कौन है, तो यहाँ पर हो जाएंगे कौन, खेती। खेती क्या है, ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है। चलिए एकल कृषि यहाँ पर कौन नहीं है, लगाएंगे 39 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर एकल कृषि कौन नहीं है, तो मिश्रित कृषि बच्चों, ये एकल कृषि नहीं है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो आधारभूत उद्योग हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है, आधारभूत उद्योग। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो ये अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है, ऑप्शन डी सही जवाब है, अमेजन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों द्वारा अपनी उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास जो है बच्चों किया गया था। तो आप याद रख लीजिएगा, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, तो आप बताएंगे रोपण कृषि का, ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है, रोपण कृषि है, याद रखेंगे। अगला यहाँ पर बच्चों आपका प्रश्न है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। चलिए बताइएगा, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, तो खट्टे फलों की कृषि जो है बच्चों ये संबंधित है भूमध्यसागरीय कृषि से, याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, भूमध्यसागरीय कृषि। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न क्या आता है कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। तो ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को फेजेंडा कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, फेजेंडा, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आता है क्या कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। बताइए कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, एकल कृषि का उत्पाद इनमें से सभी है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। तो कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, तो आप याद रखेंगे काला। काला क्या है, तो ये पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित हो जाएंगे बच्चों, तो याद रखिएगा कृषि। कृषि जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। बताइए कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो याद रखिएगा गेहूं क्या है, तो ये क्या है, रोपण फसल नहीं है, रबी फसल है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आता है, आपका क्वेश्चन क्या है कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, प्राथमिक क्रियाकलाप से है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, प्राथमिक क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर है कि लाल कॉलर का संबंध है। तो लाल कॉलर का संबंध किससे है, तो प्राथमिक क्रिया से क्या है, लाल कॉलर का संबंध है, ऑप्शन ए सही जवाब है, प्राथमिक क्रिया से हो जाएंगे, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बच्चों यदि आपको पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव भी आपका इसी तरीके जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव तैयारी करा दिए हैं, अगर सब्जेक्टिव भी तैयारी हो जाए तो आप नोट्स ले लीजिए, ठीक है, नोट्स सभी प्यारे बच्चों ले लीजिए। जो भी प्यारे बच्चों हमारी बात को सुन रहे हो 962 18 834 पे एसएमएस कीजिए और बोलिए किस तरह हमें नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए, अपना विषय बताइए, और थोड़ा सा आपको पेमेंट लगेंगे, इसको पे करके आप ले लीजिए, ठीक है। तो सभी बच्चों ले लीजिएगा, तो बिल्कुल आप लोग की तैयारी हो जाएंगे इस नोट्स से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं जो सीधे सीधे फाइनल बोर्ड परीक्षा में बच्चों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लेने के लिए इस नंबर पर एसएमएस कीजिएगा। चलिए फिर बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।